हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं एक्सपोनेंशियल का नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हूँ। लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेफिनीशन क्या था। सबसे पहले बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे पहचान करते हैं। फिर हम बताए थे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेफिनीशन क्या है, ए पे रिस्ट्रिक्शन क्या है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन का दो ग्राफ बताए थे। एक ग्राफ जब ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तब, दूसरा ग्राफ जब ए का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तब। जब ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच में था तो वो डिक्रीजिंग था, जब ए का वैल्यू 1 से बड़ा था तो वो इंक्रीजिंग था। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट दिए थे, डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, सारा कुछ डिस्कस किए थे। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे जो कि आपको याद रखना है, जो कि जनरली स्टूडेंट गलती करता है 90%, 95% ऑफ द स्टूडेंट। आप जरा गौर करें, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो बताने जा रहे हैं, ध्यान। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, हम मान लेते हैं एक फंक्शन दिए, ये फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई एक फंक्शन। फिर ये y एक्सेस, ये x एक्सेस, हम यहां पे एक फंक्शन लेते हैं, ये भी हम मान लेते हैं ये है आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये आपका दो फंक्शन का ग्राफ ले लिए। अगर आप गौर करें तो ये दोनों फंक्शन जो है, एक फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है और एक फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। हम कैसे पता कि ये इंक्रीजिंग और कैसे डिक्रीजिंग आपको पता है। अगर x और y का नेचर सेम तो फंक्शन इंक्रीजिंग, अगर x और y का नेचर अपोजिट तो फंक्शन डिक्रीजिंग। आप यहां पे देख सकते हैं इस फंक्शन में x और y का नेचर सेम है। अगर आप x यहां पे लेंगे तो y यहां, अगर आप x यहां लिए तो y यहां, अगर आप x यहां लिए तो y यहां। आप यहां पे खुद देखें, x का वैल्यू बढ़ रहा है तो y का वैल्यू भी बढ़ रहा है, मतलब ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहां पे गौर करें, ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। क्यों डिक्रीजिंग है? अगर आप x यहां लिए तो y यहां, अगर x आप यहां लिए तो y यहां, अगर आप x यहां लिए तो y यहां। यहां पे x का वैल्यू बढ़ रहा है लेकिन y का वैल्यू घट रहा है, तो x का वैल्यू बढ़ रहा है, y का वैल्यू घट रहा है, मतलब x और y का नेचर अपोजिट, x और y का नेचर अपोजिट, मतलब फंक्शन आपका क्या है? डिक्रीजिंग। अब जरा सा ध्यान दें और जरा सा समझें अच्छे से। हम यहां पे दो इनपुट लेते हैं, एक इनपुट लिए x1 और एक इनपुट लिए x2। यहां पे भी हम दो इनपुट लेते हैं, एक इनपुट x1 और दूसरा इनपुट x2। समझेंगे बढ़िया से, ये आपका इंक्रीजिंग है और ये आपका डिक्रीजिंग है। अब यहां पे x1 और x2, यहां पे x1 और x2, आप खुद देखें और खुद सोचें कि यहां पे x1 बड़ा है या x2 बड़ा है। गौर करें, x2 राइट साइड में है, x1 लेफ्ट साइड में है, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि x2 बड़ा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे x एक्सिस पे लेफ्ट से राइट जाते हैं x का वैल्यू बढ़ता है। तो यहां पे x का वैल्यू बढ़ेगा, यहां भी x का वैल्यू बढ़ेगा, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि यहां पे जो x1 होगा वो x2 से छोटा होगा, मतलब x2 आपका बड़ा है। यहां पे भी सेम सीन बन रहा है, x1 जो है वो x2 से आपका क्या है? छोटा। ये चीज क्लियर? आप खुद देखें, यहां पे x1 और x2 है, यहां पे x2 जो है x1 के राइट साइड है, तो x2 अगर x1 के राइट साइड है तो x2 x1 से क्या होगा? बड़ा। तो x2 x1 से बड़ा हुआ तो x2 इज ग्रेटर देन x1, x2 इज ग्रेटर देन x1। अब हम y देखते हैं, y ही आपका क्या है? फंक्शन। हम बता चुके हैं कि अगर मॉड्यूलस फंक्शन आप पढ़ रहे हैं तो y मॉड्यूलस फंक्शन है, y ही आपका fx है। अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ रहे हैं तो y एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, y ही आपका fx है। अगर आप लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ रहे हैं तो लॉगरिथमिक का जो वैल्यू आएगा वो y का वैल्यू आएगा और वही फंक्शन fx होगा। आप गौर करें, x1 पे आपका हाइट ये है, x2 पे हाइट ये है। हाइट जो होता है वही आपका y1 होता है। ये आपका y1 है, ये आपका y2 है, और y1 आपका क्या है? y1 आपका क्या है? जरा समझे, y1 जो है fx1 का वैल्यू है, मतलब फंक्शन में y1 क्या है? आप सोचिए, y1 कहां मिल रहा है? जहां पे x1 है
जहां पे x x1 है वहां पे y का वैल्यू y1 है, तो x के यहाँ पे x1 रखे तो y1 इज इक्वल टू एफ x1 आया। यहाँ पे x के यहाँ पे x2 रखेंगे तो y2 इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ x2। अब आप खुद देखें और खुद ऑब्जर्व करें, यहाँ पे बताइए y1 बड़ा है या y2 बड़ा है। साफ दिख रहा है ये हाइट ज़्यादा है तो ये हाइट अधिक है, ये हाइट कम है, तो ऑब्वियस सी बात है y2 बड़ा होगा। तो y2 यहाँ पे y1 से बड़ा है और y2 आपका क्या है, fx2, y1 आपका क्या है, fx1। मतलब कि y2 के जगह पे हम fx2 रख सकते हैं और y1 के जगह पे fx1। अब आप खुद देखें, यहाँ पे x1 x2, यहाँ पे x2 x1 से बड़ा था, यहाँ पे आप गौर करें fx2 जो हुआ fx1 से बड़ा हुआ। ये x1 और x2, x आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, डोमेन को, x आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, इनपुट को। तो यहां पे जो इनपुट x2 था, इनपुट x1 से बड़ा, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट आया fx2, इसका जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट आया fx2, इसका जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट आया fx1, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन हो रहा है कि इसका आउटपुट इसके आउटपुट से बड़ा। यहां पे देखिए इनइक्वालिटी का साइन में कोई चेंज नहीं आया, इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे भी आपका क्या बनेगा, y1 जो होगा वो fx1 के बराबर होगा, y2 जो होगा वो fx2 के बराबर होगा। आप खुद यहां पे देखें ये x1 है तो ये x1 है तो ये क्या बनेगा आपका y1, ये आपका x2 है तो ये आपका क्या बनेगा y2। अब आप बताएं ये y1 बड़ा है या y2। यहां पे हाइट किसका अधिक है, y1 का हाइट अधिक है किससे, y2 के कंपैरिजन में। तो यहां पे y1 जो होगा y2 से बड़ा होगा। y1 आपका क्या है, fx1, y2 आपका क्या है, fx2। तो यहां पे fx1 जो बड़ा होगा वो fx2 से क्या होगा, बड़ा। अब आप देखें यहां पे x2 इनपुट जो था, यहां पे x2 इनपुट जो था x1 इनपुट से बड़ा, लेकिन आउटपुट जो आया x1 पे, आउटपुट जो आया x2 पे, उसके बीच उल्टा रिलेशन बन रहा। मतलब x1 का जो आउटपुट है x2 के आउटपुट से बड़ा है। यहां पे आप देखिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ, यहां पे इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज। तो जब हम इनपुट से आउटपुट में आए, जब हम इनपुट से आउटपुट में आए तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज। यहां पे गौर करें, जब हम इनपुट से आउटपुट में आए तो इनइक्वालिटी का साइन सेम। तो आप यहां से एक पॉइंट याद रखेंगे, इसका बहुत यूज आने वाला है। इसमें 95% प्रॉब्लम स्टूडेंट गलती करता है, उसको समझ में नहीं आता है कि इनइक्वालिटी चेंज होगा या नहीं होगा। इसलिए इस पॉइंट को हम अलग से समझा रहे हैं, उसके बाद जब प्रॉब्लम करवाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका कितना यूज है। आप गौर करें इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में, इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में इनइक्वालिटी से अगर आप इनपुट से अगर आउटपुट में आते हैं, इनपुट से अगर आउटपुट पे आते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करता है। इनपुट से अगर आउटपुट में आते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करता है। लेकिन अगर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है, अगर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उस केस में अगर आप इनपुट से आउटपुट में आएंगे, इनपुट से आउटपुट में आएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये केवल ऐसा नहीं है कि इनपुट से आउटपुट में आने ही, अगर आपके पास आउटपुट दिया हुआ, फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ x में जाना है तो भी सेम। अगर आप आउटपुट से इनपुट में जा रहे हैं, अगर आप आउटपुट से इनपुट में जा रहे हैं तो भी इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। कब, जब वो इंक्रीजिंग होगा तब। अगर वो डिक्रीजिंग हुआ तो आप आउटपुट से इनपुट में अगर जाएंगे, आप आउटपुट से इनपुट में अगर जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कब होगा, जब आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा कब, जब आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। इनपुट से आउटपुट में जा रहे हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज। आउटपुट से इनपुट में जा रहे हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज। लेकिन अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा, लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा। चाहे आप इनपुट से आउटपुट में आए या आप आउटपुट से इनपुट में जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। अब
अगर आप एक्सपोनेंशियल को देखें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको पता है कहां पे इंक्रीजिंग होता है और कब डिक्रीजिंग होता है। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आप लोग सभी लोग जानते हैं, बता चुके हैं। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ एक ये होगा, ये कब होगा, व्हेन ए लाइज बिटवीन 0 to 1। आप देखिए ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ एक ऐसा होता है, ये आपका कब होता है, व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1। तो जब ए 1 से बड़ा, जब ए 1 से बड़ा तो इंक्रीजिंग, जब ए 0 और 1 के बीच में तो डिक्रीजिंग, जब ए 1 से बड़ा तो इंक्रीजिंग, जब ए 0 और 1 के बीच में तो डिक्रीजिंग। ये चीज तो यहां पे क्लियर है। और डिक्रीजिंग के लिए हम क्या बताएं कि इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज। और इंक्रीजिंग के लिए हम क्या बताएं कि इनइक्वालिटी का साइन कभी भी चेंज नहीं होगा। अब हम यहां पे प्रॉपर्टी देखते हैं। यहां पे प्रॉपर्टीज में पहले हम देखते हैं इक्वालिटी के लिए प्रॉपर्टी। तो इक्वालिटी का ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं, इक्वालिटी के लिए प्रॉपर्टी मतलब बीच में इक्वालिटी रहेगा, इक्वल टू रहेगा। और इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि बीच में इनइक्वालिटी रहेगा। तो इक्वालिटी के लिए आप देख सकते हैं, अगर ए का पावर एफ एक्स इज इक्वल टू ए का पावर जी एक्स है, ध्यान दें यहां पे इक्वालिटी है, ए का पावर एफ एक्स इज इक्वल टू ए का पावर जी एक्स है। तो जब दोनों का बेस सेम है, जब दोनों का बेस सेम है तो दोनों का पावर भी सेम होगा। तो यहां पे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एक्स। ध्यान दें इक्वालिटी में अगर ए का पावर एफ एक्स इज इक्वल टू ए का पावर जी एक्स है और बीच में इक्वालिटी है, अगर ए का पावर एफ एक्स इज इक्वल टू ए का पावर जी एक्स है और बीच में इक्वालिटी है, तो यहां पे एफ एक्स और जी एक्स आपस में बराबर होगा। यह आपका हो गया इक्वालिटी का एक प्रॉपर्टी। यहां पे बेस क्या होना चाहिए, सेम। अगर आपका बेस सेम है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहां पे आपका बेस सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यह प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 है, ए का पावर एक्स और बी का पावर एक्स अगर है, यहां पे गौर करें दोनों का पावर सेम है। तो अगर दोनों का पावर सेम है, बीच में इक्वालिटी है, तो यहां पे मतलब होगा कि दोनों का बेस भी सेम होगा, दोनों का बेस भी सेम होगा। तो इक्वालिटी के केस में आपके पास दो प्रॉपर्टी है। इक्वालिटी के केस में आपके पास दो प्रॉपर्टी है, ए का पावर एफ एक्स इज इक्वल टू ए का पावर जी एक्स। अगर दोनों का बेस सेम तो दोनों का पावर भी सेम। ए का पावर एक्स इज इक्वल टू बी का पावर एक्स। इक्वालिटी अगर है, दोनों का पावर सेम तो दोनों का बेस सेम। एक प्रॉपर्टी और होता है, लेकिन अभी वो हम समझा नहीं पाएंगे। जब हम लॉगरिथमिक पढ़ाएंगे, मतलब इसके बाद वाला वीडियो, इसके बाद जो लेक्चर आता है वो लॉगरिथमिक का ही आता है, उसमें आपको वो चीज़ क्लियर हम कर देंगे। अभी इसको आप याद रखेंगे कि अगर a का पावर एफ एक्स इज इक्वल टू बी है, a का पावर एफ एक्स इज इक्वल टू बी है, तो ये आपका बराबर होगा एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ए बी के बराबर। मतलब ये ए बेस में आ जाएगा और बी यहां पे चला जाएगा आर्गुमेंट। इस प्रॉपर्टी को आप याद रखें, जब हम लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगा। ए का पावर एफ एक्स इज इक्वल टू बी है, अगर ए का पावर एफ एक्स इज इक्वल टू बी है, तो यहां पे एफ एक्स आपका बनेगा लॉग बेस ए बी। मतलब ये ए जो है यहां चला जाएगा और बी आपका आर्गुमेंट में रहेगा। तो ये तीन प्रॉपर्टी आपका होता है इक्वालिटी में। अब हम देखते हैं इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टी ही मेन है जिसमें स्टूडेंट गलती करता है। जैसे आप ध्यान दें, इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टी थोड़ा सा इसको समझेंगे और इस टाइप का ही क्वेश्चन ज्यादा आता है और ज्यादा टफ होता है। ए का पावर एफ एक्स ग्रेटर देन ए का पावर जी एक्स। अब मेरी बात को सुने, जब कभी भी एक्सपोनेंशियल में इनइक्वालिटी रहेगा, याद रखें, जब कभी भी एक्सपोनेंशियल में या लॉगरिथमिक में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जब कभी भी एक्सपोनेंशियल में या लॉगरिथमिक में इनइक्वालिटी रहेगा तो उस केस में आप थोड़ा सावधान रहेंगे। आप पहले ये पता करने का कोशिश करेंगे कि जिस एक्सपोनेंशियल पे इनइक्वालिटी है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। ये पॉइंट याद रखेंगे, अंधाधुन बढ़ेंगे नहीं, आंख बंद करके आगे नहीं बढ़ जाएंगे। अगर एक्सपोनेंशियल का प्रॉब्लम है, लॉगरिथमिक का प्रॉब्लम है, तो उस केस में आप ये देख, अगर इनइक्वालिटी है तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग।
क्योंकि हम अभी बता चुके हैं, अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अगर डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, और अगर इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। अब पता कैसे करेंगे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? तो इसके लिए हम बता चुके हैं कि अगर बेस मतलब ये ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच तो डिक्रीजिंग, ए का वैल्यू 1 से बड़ा तो इंक्रीजिंग। यहां पे ए दिया हुआ, ए के बारे में हमें पता नहीं है कि ए का वैल्यू क्या है। तो जब आपको बेस के बारे में आइडिया नहीं हो, जब आपको बेस के बारे में आइडिया नहीं हो कि बेस कैसा है, तो उस केस में आप दो केस लेंगे। एक केस लेंगे कि बेस 0 और 1 के बीच होगा तो क्या होगा, दूसरा केस लेंगे कि बेस अगर 1 से बड़ा हुआ तो क्या होगा। अब हम यहां पे क्या करते हैं, एक केस लेते हैं कि ए 0 और 1 के बीच। अब आप खुद देखें, ये डिक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। यहां बेस सेम है तो बेस आराम से आप हटा दें, बेस हट जाएगा तो बचेगा कौन, fx और gx। तो हम यहाँ fx लिखे और यहाँ पे gx लिखे। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे क्या होगा। आप देखिए ये ओपन माउथ किसकी तरफ है, fx की तरफ। ये फंक्शन आपका कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों डिक्रीजिंग है, क्योंकि a का वैल्यू 0 1 के बीच है। डिक्रीजिंग में हम आपको क्या बताएं कि इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज। तो ये से इससे हम बाहर निकल रहे हैं, यहां पे ग्रेटर देन है, ये ओपन माउथ fx की तरफ है, तो ये आपका पलट जाएगा, fx क्या हो जाएगा, लेस देन gx। ये चेंज होने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। a अगर 0 और 1 के बीच में है तो फंक्शन आपका क्या है, डिक्रीजिंग। अगर a आपका 1 से बड़ा हुआ, अगर a आपका 1 से बड़ा हुआ तो आप खुद सोचिए ये कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग। तो अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ तो इनइक्वालिटी में क्या कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे fx जो है वो ओपन माउथ की तरफ है, तो यहाँ पे fx आपका ओपन माउथ की तरफ ही रहेगा, gx चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे a का पावर fx ग्रेटर देन a का पावर gx है। बेस सेम तो ऑब्वियस सी बात है बेस हटेगा। क्यों बेस हटेगा, अभी हम आपको इक्वालिटी में भी बताए हैं कि अगर a का पावर fx इज इक्वल टू a का पावर gx होगा, तो हम क्या बताए थे कि fx और gx बराबर होगा। तो यहाँ पे इक्वालिटी है तो इक्वालिटी हो गया। प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब इनइक्वालिटी आता है। तो इनइक्वालिटी जब भी आएगा तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है। वो छोटा सा काम ये है कि आपको ये पता कर लेना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। बस ये पॉइंट याद रखेंगे। इनइक्वालिटी अगर है तो आपको एक छोटा सा मामूली सा काम करना है, आपको ये पता कर लेना है कि जो a है, जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन रिटेन कर जाएगा, सेम रह जाएगा, और अगर डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा। यहाँ पे वही सीन हुआ, ए के बारे में हमको पता है, यहाँ पे ए के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो ए के बारे में जब आइडिया नहीं है, एक्सपोनेंशियल का तो आइडिया है। तो एक्सपोनेंशियल का आइडिया क्या है कि जो बेस होता है वो दो केस में बनता है, 0 से 1 और 1 से बड़ा। तो यहाँ पे हम 0 से 1 दिए, तो 0 से 1 में ये डिक्रीजिंग होगा, तो इनइक्वालिटी का साइन देखिए चेंज कर गया। कैसे पता किए चेंज किया, ओपन माउथ आपका fx की तरफ है, अब यहाँ पे देखिए क्लोज माउथ fx की तरफ हो गया। ए का वैल्यू 1 से बड़ा लिए, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, यहाँ पे ओपन माउथ fx की तरफ है, gx तो सेम। क्यों, क्योंकि ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। अगर आपके पास ऐसा है कि a का पावर, आप एक पहले ये प्रॉपर्टी देखें जो अभी हम बताए थे, a का पावर fx इज इक्वल टू gx था या b था या gx ही रहने देते हैं। तो अभी हम आपको बताए हैं यहाँ पे fx आपका क्या बना था, fx log बेस से gx बना था। अब आप गौर करें, इसी को अगर हम इनइक्वालिटी में लाते हैं, a का पावर fx ग्रेटर देन gx, देखिए इनइक्वालिटी में आ गया। तो फिर से इनइक्वालिटी में आया, हमको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हमको आइडिया ही नहीं है, लेकिन चलेगा ये सी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे fx पावर में था तो fx आ गया, इक्वालिटी था तो इक्वालिटी यहाँ आया, लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी तो इनइक्वालिटी आएगा। तो इनइक्वालिटी में क्या आएगा, ये आएगा या चेंज करेगा, वो हम देखेंगे अभी। अब यहाँ पे log बेस से gx हो गया। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे ग्रेटर देन है तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन या लेस देन। तो डिपेंड किस पे करेगा, a पे डिपेंड करेगा। अगर a का वैल्यू 0 और 1 के बीच हुआ तो डिक्रीजिंग हुआ, डिक्रीजिंग अगर हुआ तो ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा, लेस देन। तो यहाँ पे साइन चेंज। अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ,
अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ तो जो साइन है वो यहीं रह जाएगा, तो fx हो गया। यहाँ पे लेस ग्रेटर देन है तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन होगा log बेस a gx। अच्छा, ये ग्रेटर देन और लेस देन का पहचान कैसे करेंगे? fx की तरफ देखेंगे, ओपन माउथ है fx की तरफ, अगर चेंज होगा तो क्लोज माउथ आ जाएगा fx की तरफ, ओपन माउथ है fx की तरफ, अगर इंक्रीजिंग होगा तो मतलब चेंज नहीं करेगा तो fx की तरफ आपका ओपन माउथ होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनइक्वालिटी जब कभी भी एक्सपोनेंशियल में आएगा और लॉगरिथमिक में आएगा तो आप हमेशा पहले वो चेक कर लेंगे कि वो जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है तो इनपुट से आउटपुट में जा रहे हैं या आउटपुट से इनपुट में जा रहे हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। डिक्रीजिंग है तो इनपुट से आउटपुट में जाइए या आउटपुट से इनपुट में जाइए, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा। यहाँ पे ग्राफ से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे, जैसे हम मॉड्यूलस में बताए थे वैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ग्राफ के मदद से किस तरह से एक्सपोनेंशियल को डील करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जनरली स्टूडेंट नहीं यूज़ कर पाता, इसे ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं समझ में आता तो रिवाइंड कर करके आप देखेंगे वीडियो को, तब भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से फ़ोन करके पूछेंगे। ध्यान दें, y इज इक्वल टू a का पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू कहे मतलब y पूछा जा रहा, a का पावर x के बारे में बात करें, a का पावर x का वैल्यू क्या होगा मतलब y पूछ रहा है आपसे। फंक्शन का वैल्यू क्या होगा मतलब y पूछ रहा। कह दिया कि a का पावर x 2 से बड़ा है, a का पावर x 2 से बड़ा है मतलब a का पावर x नहीं, y 2 से बड़ा। अब अगर आपके पास प्रॉब्लम आता है, अच्छा पहले यहां पे आप देखिए कि ये दोनों ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, तो अगर ये दोनों ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, जो हम यहां पे कह रहे हैं वो लिखते चलेंगे सब। यहां पे आप देखिए दोनों ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, तो अगर दोनों ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है तो दोनों ग्राफ के लिए y पॉजिटिव होगा। अब देखिए इस कंप्लीट पे y पॉजिटिव, इस कंप्लीट पे y पॉजिटिव, दोनों के लिए y पॉजिटिव। तो y अगर पॉजिटिव है तो ये फंक्शन y ही तो आपका एक्सपोनेंशियल है, y ही तो आपका फंक्शन है, y ही आपका a का पावर x है, तो ये जो फंक्शन है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये जो फंक्शन है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। आप याद करें जब आपको इनइक्वालिटी का एक लेक्चर में हम एक एग्जांपल लिए थे, e का पावर x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0। एक्चुअल में ये जो e है, ये जो e है मैथ्स में रिप्रेजेंट करता है 2.372 को। e का वैल्यू क्या होता है मैथ्स में 2.372। अब आप देखें ये कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि e का वैल्यू है, ये कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, ये कैसा फंक्शन होगा? एक्सपोनेंशियल। और यहां पे e का वैल्यू जो है वो 2.732 है, तो आप बताइए ये e जो है ये इस कैटेगरी में आ रहा है या इस कैटेगरी में आ रहा है? इस कैटेगरी में आ रहा है। फंक्शन हमेशा क्या है? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हम आपको क्या बताएं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। इनइक्वालिटी में आपको हम बताए थे कि जो फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, जो फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है आप उसको इनइक्वालिटी से हटा सकते हैं, इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम यहां से इनइक्वालिटी को हटा देते हैं, तो ये x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0 बना। उसके बाद नंबर लाइन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। x का वैल्यू क्या आएगा? -2 आएगा, और क्या आएगा? -3। नंबर लाइन पे प्लॉट किए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे -3 -2, इधर प्लस, ये माइनस, ये प्लस। हम पूछे ग्रेटर देन 0 तो x का वैल्यू क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन -2 से इन्फिनिटी। तो यहां से एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों हटा ये समझ में आया? इसलिए हटा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ जो है वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर है, तो अगर x एक्सिस के ऊपर है तो इसका y हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर y पॉजिटिव है मतलब कि फंक्शन पॉजिटिव होगा, और अगर फंक्शन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चीज जो हमेशा पॉजिटिव होता है उसको हम इनइक्वालिटी से हटा सकते हैं। इनइक्वालिटी से अगर हटाएंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इजीली यहां से e का पावर x को हटा दिए, इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर दिए। तो ये था इस
रीज़न जो कि हम वहाँ पे जस्ट हम समझा दिए थे, ई का पावर एक्स हटता है, क्यों हटता है उसके पीछे रीज़न हम नहीं बताए थे, तो मेन रीज़न ये था। अब आप जरा गौर करें और जरा समझे ग्राफ से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछा, कहीं केस आ गया कि 2 का पावर x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ध्यान दें, या फिर कहीं केस आ गया कि 1/3 का पावर x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। देखिए अल्टीमेटली आपको निकालना होता है हमेशा x, चाहे आप डोमेन निकाले या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकाले या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकाले, पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाले, तो आपको निकालना है x का वैल्यू। अगर आपको रेंज निकालना है, फंक्शन का वैल्यू निकालना है, फंक्शन निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो उसमें y निकालना रहता है। तो मेनली जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बनता है वो x पे बनता है, अधिक मतलब मैक्सिमम जगह पे आपको x ही फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे ये फंक्शन दिया हुआ है 2 का पावर x, यहाँ पे ये फंक्शन दिया हुआ है 1/3 का पावर x, निकालना है आपको x का वैल्यू। तो आप देखिए 2 का पावर x इन्फिनिटी दिया हुआ है, 1/3 का पावर x इन्फिनिटी दिया हुआ है। हम आपको बता चुके हैं कि फंक्शन दिया हुआ है मतलब y दिया हुआ है, y इन्फिनिटी दिया हुआ, फंक्शन दिया हुआ है मतलब कि y दिया हुआ। तो y दिया हुआ है, हमको निकालना है x। अब आप थोड़ा सा दिमाग को शांत रख के सोचिए, ये देखें, ये आप देखिए पहले बेस को 1/3 है, 1/3 जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? 1/3 आप खुद बताएं, 0 और 1 के बीच में आता है, तो 0 और 1 के बीच में अगर आया तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। मतलब इसके लिए हमको ये देखना, क्यों ये देखना है? क्योंकि 1/3 है, 1/3 0 और 1 के बीच। इसके लिए हमको देखना है ये, क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू आपका क्या है 2 और 2 आपका 1 से क्या होता है 12। तो इसके लिए हम पहले देखते हैं, तो इसके लिए ये ग्राफ देखेंगे। तो आप गौर करें 2 का पावर x इज इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब y इन्फिनिटी, हमको निकालना क्या है x। तो आप खुद सोचिए y इन्फिनिटी किधर बनेगा? ग्राफ देखिए y इन्फिनिटी इधर तो बनेगा नहीं क्योंकि ये तो नीचे आ रहा है, y इन्फिनिटी इसी साइड बनेगा, ये ऊपर जाएगा। हमको निकालना x है, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा x भी तो इधर मूव करेगा, क्योंकि जैसे जैसे पॉइंट बढ़ेगा इधर x का कोऑर्डिनेट बढ़ता जाएगा। जैसे ही ये इन्फिनिटी पे पहुंचेगा x कहां पहुंचेगा? प्लस इन्फिनिटी। तो y अगर इन्फिनिटी है, 2 का पावर x अगर इन्फिनिटी है, तो इस केस में x भी आपका इन्फिनिटी होगा। क्यों इन्फिनिटी होगा? क्योंकि 2 का पावर x इन्फिनिटी मतलब y इन्फिनिटी। आप ग्राफ में देखें y इन्फिनिटी किधर बन रहा है? y इन्फिनिटी किधर बनेगा? इस साइड बनेगा। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा यहाँ पे x का वैल्यू भी प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएगा। अब सवाल उठता है कि सर आप यही ग्राफ क्यों देखें, इस ग्राफ को क्यों नहीं देखें? इस ग्राफ को हम इसलिए देखें क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू 2 है और 2 1 से बड़ा होता है और 1 से बड़ा का ग्राफ ये है। यहाँ पे देखें a का वैल्यू 0 और 1 के बीच है, तो ये ग्राफ देखेंगे। y इन्फिनिटी आप खुद देखिए y इन्फिनिटी कहाँ बन रहा, बढ़िया से एकदम देखिए, आपको सब दिखेगा। y इन्फिनिटी इधर तो बनेगा नहीं, y इन्फिनिटी मतलब हाइट इन्फिनिटी पे जाना चाहिए, तो ये इन्फिनिटी पे नहीं जा सकता। ये पार्ट तो जा रहा है इन्फिनिटी पे, ऊपर भाग रहा है, तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा x किधर भाग रहा, माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है कि नहीं? इधर तो x माइनस इन्फिनिटी होता ही है। तो अगर 1/3 का पावर x इन्फिनिटी है मतलब y इन्फिनिटी इस ग्राफ में, तो आप बताइए यहाँ पे x जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी के बराबर होगा कि नहीं? तो यहाँ पे x हो गया माइनस इन्फिनिटी। आप देखिए x का वैल्यू कैसे निकालें, ये चीज क्लियर है। अगर आपके पास प्रॉब्लम ऐसा हो कि 2 का पावर x इज इक्वल टू -4, आप खुद सोचे 2 का पावर x इज इक्वल टू -4, 2 का पावर x इज इक्वल टू -4 मतलब y -4 के बराबर। आपको चाहिए क्या? x। y -4 के बराबर y -4 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा -4। आप बताइए यहाँ पे कुछ x है, कहीं कोई ग्राफ है? कोई ग्राफ ही नहीं, ग्राफ तो x एक्सिस के ऊपर है। तो जब ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है तो यहाँ पे कोई ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। कोई ग्राफ जब पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे x का कोई सोल्यूशन नहीं होगा 5।
और अभी हम बता चुके हैं कि y हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्राफ आपका x एक्सिस के ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है तो y हमेशा पॉजिटिव होगा, एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जो हमेशा पॉजिटिव होगा वो कभी नेगेटिव के बराबर तो हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव के बराबर है, मतलब ये एक गलत स्टेटमेंट है। ये अगर एक गलत स्टेटमेंट है तो गलत स्टेटमेंट का सोल्यूशन आता है नो सोल्यूशन। इसे यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो गया 5। फिर यहाँ पे आप देखें, अगर आपके पास है 2 का पावर x ग्रेटर देन -4, या सोचिए 2 का पावर x ग्रेटर देन -4 मतलब y ग्रेटर देन -4, ये आपका -4 हुआ। y -4 से बड़ा, y -4 से बड़ा, तो y -4 से बड़ा किधर होगा? -4 से ऊपर होगा। y -4 से बड़ा मतलब किधर होगा? ऊपर होगा, मतलब ऊपर की ओर सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ऊपर की ओर अगर हम देखें तो सारा ग्राफ को तो कवर कर ही रहा। तो जब सारा ग्राफ को कवर करा, जैसे ही यहाँ पे आया देखिए यहाँ पे x मिलना शुरू हो गया, जैसे ही यहाँ आया यहाँ x मिला, जैसे ही यहाँ आया यहाँ x मिला, जैसे ही ऊपर आया यहाँ x मिलना शुरू हो गया। तो हर जगह पे x मिल रहा, हर जगह पे x मिल रहा। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू आपके पास क्या आ जाएगा? r। और अगर आप लॉजिकली देखें तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव चीज ग्रेटर देन नेगेटिव, ये ट्रू है कि नहीं? पॉजिटिव चीज ग्रेटर देन नेगेटिव, ये तो आपका ट्रू स्टेटमेंट है। तो अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो वहां पे क्या मिलेगा? ऑल रियल नंबर। तो x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू क्या हो गया? r। क्यों हुआ r? ये चीज क्लियर। आप इसको लॉजिकली समझे, 2 का पावर x ग्रेटर देन -4 है तो 2 का पावर x को हम y मान लिए, मतलब y -4 से बड़ा। -4 यहां पे है, y -4 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ऊपर होना चाहिए। y -4 से बड़ा ऊपर कहीं तक भी जा सकता है। तो ऊपर जब कहीं तक भी जा सकता है तो आप खुद देखें कि यहां से तो ग्राफ शुरू हो गया है, पॉजिटिव में तो ग्राफ शुरू है। तो ग्राफ जब शुरू है तो यहाँ पे x अपना सारा वैल्यू ले रहा है कि नहीं? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। तो जब x सारा वैल्यू ले रहा है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, इससे यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया? रियल नंबर। लेकिन अगर ऐसा हो जाता y लेस देन -4, सॉरी 2 का पावर x लेस देन -4, 2 का पावर x लेस देन -4 मतलब y लेस देन -4। आप खुद बताइए, y लेस देन -4 मतलब -4 नीचे होना चाहिए, मतलब y इसके नीचे होगा। तो इसके नीचे ग्राफ का थोड़ा भी कोई भी पोर्शन नहीं है, तो कोई भी पोर्शन कहीं नहीं होगा। आप खींचते चले जाएं, कहीं ग्राफ है ही नहीं। तो जब ग्राफ कहीं है ही नहीं तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या होगा? 5। अगर आप लॉजिकली देखें तो 2 का पावर x आपका क्या होता? पॉजिटिव, पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव। ये क्या एक ट्रू स्टेटमेंट है? नहीं, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो अगर ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है तो फॉल्स स्टेटमेंट का सोल्यूशन हमेशा आपका क्या आता? 5। सो x बिलोंग्स टू क्या आ गया? 5। फिर आप नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखें और जरा समझें अच्छे से। अगर आपके पास है 3 का पावर x ग्रेटर देन -3 बट लेस देन -1, 3 का पावर x ग्रेटर देन -3 बट लेस देन -1। सीधा आप इसके जगह पे y रखे, y ग्रेटर देन -3 लेस देन -1। आपको निकालना है हमेशा x। ये 3 का पावर x आप बताइए इस ग्राफ में जाएगा या इस ग्राफ में? ऑब्वियस सी बात है इस ग्राफ में जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 आपका 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे -3 और -1 का इंटरवल है, तो ये y मान देते हैं यहाँ पे -1 है, y हम मान देते हैं यहाँ पे -3 है। आप खुद सोचे, y इन दोनों के बीच में, y इन दोनों के बीच में, अगर इन दोनों के बीच में है तो इन दोनों के बीच में ग्राफ का कोई पोर्शन नहीं है। इन दोनों के बीच में ग्राफ का कोई पोर्शन नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा? x बिलोंग्स टू 5। क्यों x बिलोंग्स टू 5 होगा? क्योंकि इस जगह पे कोई सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो जब कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है मतलब क्या होगा? नो सॉल्यूशन, सिंपल, नो सॉल्यूशन। फिर अगर आप यहां पे देखें कि 3 का पावर x है आपके पास 9 और यहां पे है 27, तो 9 और 27 आप खुद देखें, ये y हुआ, 9 हुआ और ये हो गया 27। तो 9 तो आपका ऊपर होगा। देखिए इधर ग्राफ है, मानिए यहाँ पे y इक्वल टू 9 है। फिर मान देते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है आपका? 27।
तो आप खुद देखें यहाँ पे y का वैल्यू 9 और 27 के बीच है, तो y का वैल्यू 9 और 27 के बीच है, और इस 9 और 27 के बीच आपको देखिए ग्राफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू होगा। तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करें, 3 का पावर x है तो इन दोनों को 3 में चेंज करने का कोशिश करें। ध्यान दें, 3 में चेंज करने का कोशिश, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा 3 में चेंज हो जाएगा। अगर होता है तो चेंज करें, नहीं होता है तो उसका भी एक उपाय है, हम अभी आपको बताएंगे। तो ये 9 और 27 के बीच, तो ये 3 के टर्म्स में, तो इसको 3 में चेंज करते हैं, तो ये आपका क्या बनेगा, 3 स्क्वायर, 3 का पावर x, 3 का पावर 3। अब जरा सोचिए, ये 3 का पावर x है, इनइक्वालिटी आ गया है, हमको निकालना है x, तीनों में बेस सेम है तो बेस को तो हम हटा सकते हैं। तो जब बेस को हटाएंगे तो हम इनपुट में चले जाएंगे, इनपुट में जाएंगे तो हम आपको बता चुके हैं कि जब कभी भी आप आउटपुट से इनपुट में जाएं तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज कर भी सकता और नहीं भी, वो आप हमेशा चेक कर लेंगे। तो उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। आप खुद देखिए 3 का पावर x, 3 का पावर x में a आपका 1 से बड़ा है, a अगर आपका 1 से बड़ा है तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग, मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करता। इंक्रीजिंग फंक्शन में हम आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। 3 से हम सीधा 3 को हटा दें सबसे, तो यहाँ क्या बचेगा, 2, यहाँ पे जो साइन है वही, फिर यहाँ पे x, यहाँ पे जो साइन है वही, फिर यहाँ पे 3। तो ये आंसर हो गया। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 2 से 3। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 2 से 3। लेकिन अगर आपके पास ऐसा हो जाए, अगर आपके पास ऐसा होता कि 1/2 पे पावर x और यहां पे है 1/4 और यहां पे है 1/16, आप सोचे जरा, 1/2 का पावर x तो इसको हम y मान दिए, तो y का इस पूरे को हम y माने तो y आपका क्या हो गया, 1/4 1/16 के बीच। y 1/4 1/16 है तो पॉजिटिव, यहां पे मानिए 1/4 है, यहां पे मानिए 1/16, मतलब y इसके बीच में लाई करेगा। तो अगर इसके बीच में लाई करेगा तो इसके बीच में आपको ग्राफ मिल रहा है, इसके बीच में आपको ग्राफ मिल रहा। अच्छा, इसी ग्राफ को हम क्यों लिए, क्योंकि a का वैल्यू 0 1 के बीच है, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकलेगा। यहाँ पे 1/2 के टर्म्स में है, तो इन दोनों को भी हम 1/2 के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो इन दोनों को अगर हम 1/2 के टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो ये 1/2 का होल स्क्वायर बनेगा, फिर ये 1/2 का होल पे पावर x बनेगा, ये 1/2 होल पे पावर 4 बनेगा। अब 1/2 के टर्म्स में आ गया, इनइक्वालिटी है, हमको निकालना है x, मतलब 1/2 को हटाना है, 1/2 को हटाना मतलब आउटपुट से इनपुट में जाना, आउटपुट से इनपुट में जाना मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर भी सकता और नहीं भी। उसके लिए हम क्या देखेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। आप खुद देखिए यहाँ पे a का वैल्यू 1/2 है, a का वैल्यू 1/2 मतलब a का वैल्यू 0 1 के बीच, a का वैल्यू अगर 0 1 के बीच में है तो ये डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग है मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज, डिक्रीजिंग है मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज, इंक्रीजिंग है मतलब इनइक्वालिटी का साइन सेम। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2, ये साइन चेंज, यहाँ पे x, यहाँ पे भी चेंज, यहाँ पे क्या बना 4। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं कि ये 4 से बड़ा है 2 से कम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x कैसा है आपका, x कैसा है आपका 2 से 4 से बड़ा और 2 से छोटा, मतलब x जो है वो 2 से छोटा है। इसको अगर हम खाली पकड़े तो x आपका 2 से छोटा, देखिए x आपका 2 से छोटा, और यहाँ पे क्या कह रहा है x आपका 4 से बड़ा, मतलब x 2 से छोटा 4 से बड़ा। तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम को हम इस तरीके से डील करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बताएं कि यहाँ पे 1/2 का पावर x था तो ये 1/2 के टर्म्स में एक्सप्रेस होना चाहिए। अगर इन केस 1/2 के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं होता है तो क्या करेंगे, जैसे अगर मेरे पास है ऐसा प्रॉब्लम 2 का पावर x, यहाँ पे आपके पास 3 है और यहाँ पे 7 है। अब आप देख सकते हैं ये कभी भी 2 और ये कभी भी 2 के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं होगा, निकालना x है। यहाँ पे आप गौर करें y का वैल्यू अगेन 3 और 7 के बीच है, तो 3 और 7 के बीच कहीं पे होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग x होगा, तो यहाँ से x निकालना है। ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है,
ये 2 का पावर x है तो क्या है, इंक्रीजिंग। हमको x निकालना, इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम x कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका अभी हम आपको बताए थे, याद कीजिए कि a का पावर fx अगर है और b है तो ये fx आपका बनता है log बेस ab। तो गौर कीजिए, जो पावर में था ये नीचे आ गया और ये जो था ये कहाँ चला गया, बेस में, और b आर्गुमेंट में। तो यहाँ से x रहने दिए, ये नीचे आ गया और दोनों तरफ log लग जाएगा। ये आर्गुमेंट, ये b जो है 3 का काम कर रहा है, तो ये क्या बनेगा, log 3 रह गया। ये 2 यहाँ पे a जो था वो बेस में गया, यहाँ पे 2 बेस में, तो बेस में चला गया। सेम चीज़ इधर होगा, log बेस 2 7। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ गया। ये पार्ट और अच्छे से हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब लॉगरिथमिक पढ़ाएंगे तो ये था आपका एक्सपोनेंशियल का कंसेप्ट। इसमें हम प्रॉपर्टीज़ बताएं, इसमें हम बताएं कि ग्राफ से कैसे डील करते हैं। अगर आप ये समझ गए तो आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर एक और हम देखते हैं, कह रहा है 2 का पावर x ग्रेटर देन 0। आप खुद सोचे 2 का पावर x ग्रेटर देन 0 मतलब y ग्रेटर देन 0। तो आप बताइए y ग्रेटर देन 0, इस ग्राफ में y हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा ना। y ग्रेटर देन 0 होगा, क्यों, क्योंकि ग्राफ आपका x एक्सिस के ऊपर है, तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो x का तो सारा वैल्यू ये कवर कर रहा है, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू आपका क्या हो जाएगा, r। तो ये वीडियो आप अच्छे से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट। हम बार बार आपको शुरू से कहते आ रहे हैं कि 5 टॉपिक फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ग्रेटेस्ट इंटीजर और सिग्नम। ये 5 अगर आप संभाल लेते हैं तो दिक्कत नहीं होगा। धीरे धीरे हम आपको बोले थे कि टफ हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा टफ होना शुरू हो गया, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि एकदम आसान तरीके से बताएं। आप बुक में पलट के देख सकते हैं, अरिहंत वगैरह में ये सब कहीं कुछ दिया ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, प्रॉब्लम बनाने में बहुत परेशानी आता है। इसलिए हम ये सब चीज़ डिस्कस कीजिए। आपको ग्राफ के साथ थोड़ा बैठना पड़ेगा, ग्राफ को देखना पड़ेगा। इस तरह से, जिस तरह से हम एग्जाम्पल लिए हैं, इस तरह से आप भी एग्जाम्पल लेके सोचें। कन्फ्यूज़न है तो मेरे से पूछें। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया, अगर आप लोग बेनिफिटेड है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।